नेटवर्क इंजीनियरिंग की दुनिया में एक टेस्ट लैब सेटअप करना हमेशा से ही एक बहुत थकाऊ और लंबा काम रहा है। मतलब अलग अलग राउटर्स को चुनना, फिर उन्हें वर्चुअली केबल से जोड़ना। हर एक इंटरफेस पर जाकर कमांड टाइप करना। हाँ बिल्कुल। और फिर मैन्युअली आईपी एड्रेस असाइन करना। ये सब ऐसा है जिसमें सच में घंटों लग जाते हैं। तो आज के इस गहन विश्लेषण में हम एक ऐसी तकनीक को डिकोड कर रहे हैं जो इस पूरी पुरानी प्रक्रिया को जड़ से बदल रही है। इस टूल का नाम है नेटलैब। नेटलैब, जी। ये नेटवर्क इंजीनियरिंग में एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हो रहा है। बिल्कुल। और आज की इस चर्चा के लिए हमने दो बहुत ही ठोस स्रोतों को आधार बनाया है। पहला है पैकेट पुशर्स यूट्यूब चैनल का एक हैंड्स ऑन वीडियो, जिसमें ईथन नाम की क्रिएटर ने अपने बेयर मेटल सर्वर पर नेटलैब का एकदम लाइव डेमो दिया है। और दूसरा स्रोत एक काफी विस्तृत लेख है। यह लेख इस बात की गहराई में जाता है कि कैसे नेटलैब इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड के सिद्धांत का उपयोग करके नेटवर्क डिजाइन को पूरी तरह से ऑटोमेट कर रहा है। तो आज का हमारा मुख्य मिशन ये समझना है कि कैसे सिर्फ कुछ लाइन का टेक्स्ट लिखकर वो काम जो पहले एक पूरा दिन ले लेता था, अब उसे सिर्फ कुछ सेकंड्स में किया जा सकता है। ये उन सभी लोगों के लिए है जो टेक्नोलॉजी से जुड़े हैं या कोई नई सर्टिफिकेशन जैसे CNA की तैयारी कर रहे हैं, या फिर जो लोग सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि भविष्य का ऑटोमेशन असल में कैसे काम करता है। सही कहा। इस बदलाव को समझने के लिए सबसे पहले पारंपरिक नेटवर्क लैब की कमियों को देखना होगा। एक एनालॉजी लेते हैं। मान लीजिए किसी को लेगो ब्लॉक से एक बहुत ही सुंदर घर बनाना है, लेकिन शर्त यह है कि घर बनाने से पहले उस व्यक्ति को खुद प्लास्टिक पिघलाना होगा, उसे सांचे में डालना होगा और हर एक लेगो ब्लॉक खुद तैयार करना होगा। बिल्कुल। पारंपरिक लैब सेटअप कुछ ऐसा ही है। राउटर और स्विच को एकदम स्क्रैच से कॉन्फ़िगर करना बहुत समय लेता है। और इसमें मानवीय गलती की गुंजाइश भी बहुत ज्यादा होती है। एक गलत सबनेट मास्क या टाइपो और पूरी राउटिंग टेबल काम करना बंद कर देती है। उसके बाद ट्रबल शूटिंग में जो समय जाता है वो अलग। नेटलैब इस समस्या को जड़ से खत्म करने का प्रयास करता है। तो लीगो वाली बात से जोड़ें तो नेटलैब के साथ ऐसा लगता है कि लीगो के ब्लॉक्स पहले से बने हुए हैं, है ना? बिल्कुल। और किसी ने उन्हें डिजाइन के हिसाब से खुद ब खुद जोड़कर आपका घर तैयार कर दिया है। ये एनालॉजी सीधे इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड या IAC के सिद्धांत से जुड़ती है। IAC, ये आज की IT दुनिया का बहुत बड़ा बज़वर्ड है। हाँ, और इस लेख में इस पे बहुत विस्तार से चर्चा की गई है। IAC का सीधा सा मतलब है कि नेटवर्क हार्डवेयर और टोपोलॉजी को सॉफ्टवेयर के कोड की तरह ट्रीट किया जाए। पारंपरिक तरीके इम्पेरेटिव होते हैं। इम्पेरेटिव मतलब जहां इंजीनियर को सिस्टम को स्टेप बाय स्टेप बताना पड़ता है कि पहले ये करो फिर ये करो। एकदम सही। इसके विपरीत नेटलैब डिक्लेरेटिव मॉडल पर काम करता है। इसमें सिर्फ ये बताना होता है कि अंतिम परिणाम क्या चाहिए। जैसे मुझे 4 राउटर चाहिए जो आपस में जुड़े हों। नेटलैब उस कोड को पढ़ता है और बैकग्राउंड में सारे जटिल काम खुद संभाल लेता है। इससे तो एक ही लैब को बार बार बिना किसी गलती के दोबारा बनाया जा सकता है। हाँ, यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। और अगर हम इसके पीछे की तकनीक की बात करें तो नेटलैब को इवान पैपलिनजाक ने बनाया है, जो ipspace.net चलाते हैं। ये एक ओपन सोर्स टूल है, राइट? जी, ये एक ओपन सोर्स पाइथन टूल है। ये बैकग्राउंड में कंटेनर लैब का इस्तेमाल करता है, खासकर कंटेनर बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए। और पारंपरिक वर्चुअल मशीनों के लिए ये libvirt या KVM का इस्तेमाल करता है। और फिर कॉन्फ़िगरेशन के लिए एंसिबल टूल का इस्तेमाल होता है। बिल्कुल, ये एंसिबल की मदद से अपने आप सारा बेसिक कॉन्फ़िगरेशन कर देता है। जब हम YouTube वीडियो वाले स्रोत को देखते हैं तो क्रिएटर ईथन ने इस तकनीक को चलाने वाले हार्डवेयर का बहुत ही शानदार ब्यौरा दिया है। उन्होंने अपने बेसमेंट में एक बेयर मेटल सर्वर रखा हुआ है। बेयर मेटल सर्वर मतलब सीधा हार्डवेयर जिस पर कोई अतिरिक्त ऑपरेटिंग सिस्टम की लेयर नहीं होती। हाँ, इसमें 128 GB की रैम है, तेज डेटा एक्सेस के लिए SSD लगी हैं, और जो सबसे खास बात मुझे लगी वो ये थी कि इसमें एक इंटेल Xeon प्रोसेसर है जिसमें 8 परफॉर्मेंस कोर हैं। ये एक बहुत ही अहम बिंदु है ना? वीडियो में ईथन ने इस बात पर बहुत जोर दिया कि नेटवर्क लैबिंग के लिए एफिशिएंसी कोर से बिल्कुल बचना चाहिए। ये सुनकर कोई भी सोच में पड़ सकता है, क्योंकि आमतौर पर लोग सोचते हैं कि ज्यादा कोर मतलब ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस। देखिए, एफिशिएंसी कोर से बचने की ये सलाह सीधे नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन के आर्किटेक्चर से जुड़ी है। मैं समझाती हूँ। जब कोई सिस्टम नेटलैब के जरिए कई सारे वर्चुअल राउटर चलाता है तो बैकग्राउंड में हाइपरवाइजर भारी मात्रा में पैकेट प्रोसेसिंग कर रहे होते हैं। और नेटवर्क सिमुलेशन में तो हर माइक्रोसेकंड मायने रखता है। बिल्कुल।
सीपीयू पर लगातार और एक समान लोड बना रहता है। एफिशिएंसी कोर आमतौर पर छोटे-मोटे कामों या कम ऊर्जा खपत के लिए डिजाइन किए जाते हैं। जब हाइपरवाइजर किसी भारी नेटवर्क पैकेट के फ्लो को एफिशिएंसी कोर पर डालता है तो वहां बॉटलनेक यानी रुकावट पैदा हो जाती है। अच्छा, तो इस रुकावट से पैकेट ड्रॉप हो सकते हैं? हाँ, और पैकेट ड्रॉप होने से ऐसा लगेगा कि नेटवर्क टोपोलॉजी में कोई खराबी है, जबकि असली खराबी तो हार्डवेयर के स्तर पर होती है। इसीलिए बिना किसी रुकावट के लगातार ताकत देने वाले परफॉर्मेंस कोर ही लैम्बिंग के लिए सही माने जाते हैं। या तो हार्डवेयर की बात हो गई। ऑपरेटिंग सिस्टम के चुनाव को लेकर भी वीडियो में एक दिलचस्प बात सामने आई। ईथन ने उबुंटू 22.04 इंस्टॉल किया है। उबुंटू 22.04 जो कि एक लॉन्ग टर्म सपोर्ट वर्जन है। हाँ, उन्होंने साफ किया कि उबुंटू 24 को भी आजमाने की कोशिश की थी, लेकिन उसमें SSH की सिक्योरिटी पॉलिसीज और पैकेजिंग में कुछ बड़े बदलाव हुए हैं, जो नेटलैब के साथ परेशानी खड़ी कर रहे थे। ये सर्वर एनवायरनमेंट में बहुत आम है। हर नया OS वर्जन नई डिफ़ॉल्ट सिक्योरिटी सेटिंग्स लाता है। उबुंटू 24 में पुराने और कम सुरक्षित एन्क्रिप्शन एल्गोरिदम्स डिफ़ॉल्ट रूप से बंद कर दिए गए हैं। तो जब नेटलैब पुराने सिस्को या एरिस्टा इमेजेस से जुड़ने की कोशिश करता है तो वो फेल हो जाते हैं। सही कहा, सिक्योरिटी मिसमैच की वजह से कनेक्शन टूट जाता है। इसे फिक्स तो किया जा सकता है, लेकिन इंजीनियर का मुख्य काम राउटिंग टेस्ट करना है, लिनक्स सिक्योरिटी से जूझना नहीं। बिल्कुल सही बात है। अब अगर हम नेटलैब के काम करने के तरीके के एकदम केंद्र पर आएं, तो वीडियो और लेख दोनों में इस तकनीक का दिल एक ही चीज को बताया गया है, और वो है YAML फाइल। YAML। YAML एंड मार्कअप लैंग्वेज। जी, ये डेटा लिखने का बहुत ही आसान फॉर्मेट है। नेटलैब इस्तेमाल करने के लिए किसी भारी कोडिंग की जरूरत नहीं है, बस एक topology.yaml फाइल बनानी होती है। और उसमें बताना होता है कि कौन से नोड्स चाहिए और वे किन लिंक से जुड़े होने चाहिए। YouTube डेमो में इस YAML फाइल का जादू देखकर सच में हैरानी होती है। ईथन ने 2 असल लैब्स दिखाई। पहली एक साधारण VLAN लैब थी। VLAN लैब, जिसमें 3 स्विच थे। हाँ, एक त्रिकोण के आकार में जुड़े हुए, और उनके साथ 3 लिनक्स होस्ट जुड़े थे, एंडी, कॉलिन और डेव। यहाँ सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि पूरी फाइल में कहीं भी कोई IP एड्रेस नहीं लिखा था। एक भी IP मैन्युअली नहीं दिया। एक भी नहीं। उन्होंने बस फाइल सेव की और रन कर दी। नेटलैब ने खुद से समझा कि मैनेजमेंट IP चाहिए, और 192.168.121 सीरीज से सबको IP दे दिए। साथ ही कोर नाम का एक VRAN 1000 भी खुद बना दिया। ये नेटलैब के IPPAM यानी IP एड्रेस मैनेजमेंट इंजन का कमाल है। जब लेयर 2 स्विचिंग की टेस्टिंग करनी हो तो मैनेजमेंट IP क्या है, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। नेटलैब डिफॉल्ट एड्रेसिंग स्कीम का उपयोग करता है। इससे तो एक्सेल शीट में IP याद रखने का झंझट ही खत्म हो गया। घंटों का काम मिनटों में हो जाता है। दूसरी लैब जो दिखाई गई वो काफी बड़ी थी, एक OSPF मल्टी एरिया लैब, जिसमें 8 राउटर थे, राइट? हाँ, 4 कोर और 4 एज राउटर। OSPF एरिया 0 से एरिया 4 तक फैले हुए हैं। लिबवर्ट पर सिस्को IOSV इमेजेस का इस्तेमाल हुआ। इतनी बड़ी लैब कुछ लाइन के टेक्स्ट से खड़ा करना सच में इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड की असली ताकत है। लेकिन वीडियो में इस लैब को चालू करते समय एक बड़ी दिलचस्प घटना भी तो हुई थी। अरे हाँ, जब ईथन ने दूसरी लैब को चालू करने के लिए नेटलैब अप कमांड दी तो स्क्रीन पर एक बड़ा सा एरर आ गया। कमांड फेल हो गई। और ये एरर रिसोर्स मैनेजमेंट समझने के लिए एक बेहतरीन केस स्टडी है। वो फेल इसलिए हुई क्योंकि उन्होंने पहली वाली VLAN लैब को बंद नहीं किया था। मतलब पहली लैब बैकग्राउंड में चल रही थी। बिल्कुल। वर्चुअलाइजेशन में भले ही राउटर स्क्रीन पर न दिखें, वे असली RAM, CPU और नेटवर्क पोर्ट्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। पहली लैब के कंटेनर्स अभी भी एक्टिव थे। जब दूसरी लैब शुरू हुई तो पोर्ट नंबर और मैनेजमेंट IP में टकराव हो गया, कोलिजन हो गया, और सिस्टम को बचाने के लिए नेटलैब ने दूसरी लैब को रोक दिया। जी, इससे निपटने के लिए ईथन को पुरानी डायरेक्टरी में जाकर नेटलैब डाउन कमांड चलानी पड़ी। नेटलैब डाउन से पहली लैब के कंटेनर्स बंद हुए, वर्चुअल नेटवर्क नष्ट हुए और रिसोर्सेज खाली हो गए। इसे टीयर डाउन प्रक्रिया कहते हैं। पारंपरिक लैब्स में लोग टेस्टिंग के बाद कॉन्फ़िगरेशन साफ करना भूल जाते हैं, गार्बेज डेटा रह जाता है। नेटलैब सुनिश्चित करता है कि सिस्टम बिल्कुल साफ स्थिति में वापस आ जाए, कोई घोस्ट कंटेनर नहीं बचता। टीयर डाउन का महत्व तो एकदम साफ हो गया। बिल्कुल। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में कुछ चुनौतियां भी सामने आईं। सबसे बड़ी चुनौती खुद YAML फाइल को लेकर है।
हाँ, यामल पढ़ने में आसान है, लेकिन इसका सिंटैक्स बहुत सख्त होता है। बहुत ज्यादा सख्त। एक गलत स्पेस या गलत जगह लगा हाइफन आपकी पूरी फाइल को इनवैलिड कर देता है। ये यामल की खूबी भी है और परेशानी भी। ये टैब्स को सपोर्ट नहीं करता, सिर्फ स्पेसेस पर निर्भर करता है। अगर किसी ने 2 स्पेस की जगह 3 स्पेस दे दिए, तो पार्सल उसे अलग डेटा स्ट्रक्चर मान लेगा। इथे ने वीडियो में से निपटने का बहुत बढ़िया तरीका दिखाया। उन्होंने VI टेक्स्ट एडिटर में एक लिंटर इनेबल कर रखा था। लिंटर, जो रियल टाइम में कोड चेक करता है। बिल्कुल, स्पेल चेकर की तरह। गलत स्पेस देते ही वो लाइन लाल रंग से हाईलाइट हो जाती थी। इससे रन टाइम से पहले ही गलती पकड़ी जाती थी। ये बहुत जरूरी है। अच्छा, अब चुनौतियों के साथ साथ इस डेमो में कुछ बहुत ही शानदार फीचर्स भी थे, जैसे एज शार्क। ओहो, एज शार्क, वो बहुत कमाल का फीचर लगा मुझे। आमतौर पर अगर लैब दूर सर्वर पर चल रही हो तो पैकेट कैप्चर करना बहुत मुश्किल होता है। हाँ, पहले कैप्चर करो, फाइल डाउनलोड करो, फिर वाया शार्क में खोलो। लेकिन एज शार्क आपको वेब ब्राउजर के अंदर ही सीधा और लाइव पैकेट कैप्चर देखने की सुविधा देता है। कोई फाइल ट्रांसफर नहीं, सीधे ब्राउजर में वाया शार्क जैसा अनुभव। एज शार्क क्लाउड नेटिव दुनिया के लिए बहुत जरूरी है। कंटेनर्स के अंदर ट्रैफिक देखने के लिए पारंपरिक पोर्ट मिररिंग काम नहीं आती। एज शार्क सीधे लिनक्स कर्नल के नेटवर्क नेम स्पेस से पैकेट पकड़कर लाइव स्ट्रीम कर देता है। इसके अलावा एक और बात जो मुझे बहुत अच्छी लगी, वो अरिस्टा CEOS का इस्तेमाल था। ये ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरनेट पर मुफ्त में उपलब्ध है, बिना किसी कॉर्पोरेट अकाउंट या लाइसेंस के झंझट के। ये इंजीनियर्स को तुरंत अपनी टेस्टिंग शुरू करने की आज़ादी देता है। अगर हम इस पूरे विषय को एक बड़े परिदृश्य में देखें, बिगर पिक्चर में, हाँ, तो आज का समय पूरी तरह से डेवऑप्स और ऑटोमेशन की तरफ झुक चुका है। कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन और कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट यानी CI/CD पाइपलाइंस अब हर कंपनी की लीड हैं। वो दौर गया जब नेटवर्क टीम और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम अलग-अलग द्वीपों पर काम करती थीं। नेटलैब नेटवर्क इंजीनियर्स को इसी आधुनिक कार्यप्रणाली का हिस्सा बना रहा है। एंटरप्राइज स्तर पर इसका सबसे बड़ा उपयोग ब्लास्ट रेडियस की टेस्टिंग करना है। ब्लास्ट रेडियस, इसे थोड़ा और समझाएं जो लोग सुन रहे हैं उनके लिए। मान लीजिए किसी बड़े बैंक के डेटा सेंटर में राउटिंग पॉलिसी बदलनी है। सीधे लाइव नेटवर्क पर इसे लागू करना बहुत बड़ा जोखिम है। नेटलैब का इस्तेमाल करके इंजीनियर्स बिल्कुल वैसा ही एक वर्चुअल मल्टी वेंडर नेटवर्क खड़ा कर सकते हैं, जिसमें सिस्को, अरिस्टा, जूनिपर सब एक साथ हों। बिल्कुल। वे इस वर्चुअल लैब में कोड डिप्लॉय करके देख सकते हैं कि कोई राउटिंग लूप तो नहीं बन रहा। साइबर सिक्योरिटी टीमें भी इसका इस्तेमाल DDoS अटैक या मैलवेयर सिमुलेशन के लिए एक सुरक्षित सैंडबॉक्स के रूप में करती हैं। मतलब लाइव नेटवर्क को खतरे में डाले बिना पूरी टेस्टिंग। इन सभी बातों के विश्लेषण के बाद एक बात जो बिल्कुल स्पष्ट है, वो है समय की अभूतपूर्व बचत। समय ही तो सबसे कीमती है। एक नेटवर्क इंजीनियर का असली काम केबल जोड़ना नहीं, बल्कि जटिल समस्याओं को सुलझाना और नए आर्किटेक्चर डिजाइन करना है। नेटवर्क वो कीमती समय वापस लौटाता है। फोकस बुनियादी ढांचा बनाने से हटकर उस ढांचे का इस्तेमाल करने पर आ जाता है। ये क्लाउड रेडी स्किल्स को तेजी से निखारने का बेहतरीन शॉर्टकट है। और ये समय की बचत ही इनोवेशन का रास्ता खोलती है। इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड का उद्देश्य ही यही है कि लेयर 1 और लेयर 2 की चिंताएं कोड संभालें और इंसान लेयर 7 और उससे ऊपर की रणनीतियों पर ध्यान दें। जो इंजीनियर आज नेटलैब जैसे टूल्स के जरिए YAML और ऑटोमेशन सीख रहे हैं, वो भविष्य के नेटवर्क्स के लिए तैयार हो रहे हैं, जहां मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन अतीत की बात हो जाएगी। बिल्कुल सही। अब इस डीप डाइव को खत्म करने से पहले एक बहुत ही रोचक और सोचने वाली बात पर ध्यान देना जरूरी है। आज हम एक साधारण सी YAML फाइल लिखकर पूरा मल्टी राउटर नेटवर्क कुछ ही मिनटों में खड़ा कर पा रहे हैं, जो अपने आप में एक चमत्कार जैसा है ना? लेकिन अगर भविष्य की ओर देखा जाए तो जिस तेजी से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स विकसित हो रहे हैं, क्या आने वाले कुछ सालों में इंजीनियर्स को ये YAML फाइलें भी खुद लिखनी पड़ेंगी? ये एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है। शायद हम एक ऐसे भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं जहां कोई इंसान सिर्फ AI को निर्देश देगा, जैसे मुझे एक ऐसा सुरक्षित नेटवर्क चाहिए जो 3 डेटा सेंटर्स को जोड़े और जिसमें फेलओवर की सुविधा हो। और वो AI खुद व्यवसाय की जरूरतों को समझेगा। बिल्कुल, AI पूरी टोपोलॉजी डिजाइन करेगा, उसकी YAML फाइल लिखेगा, नेटलैब जैसी वर्चुअल लैब में टेस्ट करेगा और सफल होने पर सीधे लाइव प्रोडक्शन सर्वर पर डिप्लॉय भी कर देगा, बिना किसी मानवीय दखल के। नेटवर्क इंजीनियरिंग का ये बदलता स्वरूप सच में बहुत ही रोमांचक है। जब भी अगली बार कोई नेटवर्क लैब सेटअप हो तो इस भविष्य की संभावना पर जरूर विचार किया जाना चाहिए। आज की चर्चा में बस इतना ही। जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।